बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। राहुल गांधी ने अभी कुछ बातें कही हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। फिर इसके बाद असम से भी हमारे पास खबर है और पाकिस्तान से भी खबर है। राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। राहुल गांधी ने कहा कि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कहते हैं कि अभी तो भाजपा 40 साल सत्ता में रहेगी। दरअसल ये लोग वोट चोरी करके ही सत्ता में आए और आगे सत्ता में बने रहने का दावा कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? वोट इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ये वोट चोरी अब हमें पता चल रहा है गुजरात से शुरू हुई है। मतलब मोदी जी ने गुजरात में वोट चोरी करके सत्ता पाई, फिर सत्ता में बने रहे। कितने? 12 साल सर? 13 साल। और फिर उसके बाद ये 2014 में, उनके शब्द बता रहा हूं, उसके बाद ये गुजरात के बाद इसको नेशनल लेवल पर लेकर के आए 2014 में। 2014 में भी अगर वोट चोरी हुई तो 2014 में तो यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फिर हर राज्य में इसको लागू करते जा रहे हैं। तो अब गुजरात से शुरू किया है, अब जाने 2047 से 50 तक रहने का दावा कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे आपने पढ़ा कि राहुल गांधी नेक्स्ट लेवल चले गए हैं, तो इसकी प्रतीक्षा तो सोनिया जी रोज करती हैं। देश में बड़ा वर्क करता है कि मानसिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाएं, लेकिन हर बार वो नेक्स्ट लेवल पता नहीं क्यों नीचे जाती हुई सीढ़ी होती है। और मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं इनका भाषण कौन लिखता है। अरे भाई, गुजरात में नरेंद्र मोदी सत्ता में लेके नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये पहले समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के सत्ता, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था। दोनों में बड़ा फर्क है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी मजबूती से वहां रहे। लेकिन 2017 में आप ही तो थे राहुल जी, जमकर प्रचार किया था, खूब मेहनत किया था, घूम घूम के टेंपल रन किया था। और क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 180 की विधानसभा में 99 पर आ गई थी या नहीं आ गई थी? 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई थी, बड़े कम मतों से बनी, लेकिन आपकी सरकार बन गई। अब आपकी सरकार उद्योगपति चलाते हैं और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में समझौता नहीं कर पाए, तो क्या करें अमित शाह? ये तो आपकी गलती है ना। और देश भर में, दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, ये सब छोड़िए, इधर का, इधर आ जाइए ना, अखिलेश यादव से सीख लीजिए। अकेले उस आदमी ने पूरा खेल पलट दिया। 37 सीटें लोकसभा की बहुत बड़ी होती है, उसके पिताजी नहीं जीत पाए। तो ये अखिलेश यादव जैसा नेतृत्व, तो उसको देखिए ना आप, ये क्या बोल रहे हैं, और जनता का भरोसा आप में गिर जाएगा। अरे देखिए, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो कल से एक क्लिप और घूम रही, हो सकता है आपके फोन पर भी आई हो। ये राहुल गांधी बिहार में नारे लगवाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, ऐसा वो नारा लगवाते हैं। अब एक वीडियो निकल आया अधीर रंजन चौधरी जी का, आपको याद है? अधीर रंजन चौधरी पिछली सरकार में, मोदी जी की दूसरी गवर्नमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा के अंदर, बड़े नेता हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 सांसद, लगातार रिकॉर्ड टाइम से सांसद जीत करके आ रहे हैं बंगाल से। अब उनका वीडियो क्या कह रहा है, वो वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो वीडियो में कह रहे हैं कि बंगाल में
ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोटर बना रखे हैं, लाखों, 35-40 लाख फर्जी वोटर। उन्होंने कहा जैसे हमारे यहां सामान का स्टोर होता है ना, लक्ष्मी भंडार और फलाना भंडार, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे ही यहां भंडारे में इन्होंने फर्जी वोट इकट्ठा कर रखे हैं ममता बनर्जी ने। सुने, मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। अब देश कंफ्यूज होगा कि असली वोट चोर कौन है। क्यों सर? अभी कह रहे हैं ममता बनर्जी हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझ रहा कि जो पार्टी राहुल गांधी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वो तो 50 साल सत्ता में रही है जी, क्या वोट चोरी करके रही है वो? 55 साल। अभी नरेंद्र मोदी जी को तो 10 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं, समझ लीजिए। मैं उनके तर्क पर बात कर रहा हूँ कि जो सरकार में 50 साल 55 साल रहे हों, देश के 25-25 राज्यों में सरकार रही हो, शीला दीक्षित जैसी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हों, तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, तो वोट चोरी से बनी है वो सरकार। मैं सर सीधे पूछ लूं आपसे, राहुल गांधी के अब जो तर्क दे रहे हैं, क्या अब वो अटपटे क्षेत्र में पहुंच गए हैं? नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जो इशू उन्होंने लिया था उसे कहाँ परवान चढ़ा है। मुझे लग रहा है उसे अब कहाँ उसको ले जाएंगे? एडजस्ट कहाँ तक ले जाना, क्योंकि हर इशू का एक वो होता है ना, डेडलाइन होती है, और वो शायद उनको अब नहीं समझ में आ रहा कि इसको डेडलाइन पर कैसे पहुंचाया जाए या कहाँ परिणति इसकी की जाए। उस वजह से ये सब चल रहा है। और उसका मैं इस पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो ठीक है पॉलिटिकल आरोप लगाते रहे, लेकिन पॉलिटिकल आरोप का मजा तो तब है जब उसका कोई रेस्पॉन्स मिले, कोई निकल कर आए नतीजा, कि लोगों को लग जाए कि ये सरकार जो है बड़ी चोरी से। और 2014 पर बोलते हैं सब लोग, कहते हैं 2014 में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2019 में केवल एक चुनाव जीता है नरेंद्र मोदी जी ने, 2024 में तो घट गई जी। तो वोट चोरी से क्यों घटेगी सर? सर एक तस्वीर और दिखा देता हूं, फिर आप इस पर कमेंट कीजिएगा आप और समीर जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि बिहार में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लोगों के बच्चा 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी। 18 साल ये राहुल जी ने बोला ना, ये बातें बोली। अब आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये भी कल से खूब वायरल हो गई ये तस्वीर, कि बिहार में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, उसकी कितनी ताकत है। अभी प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की बिहार में, कांग्रेस पार्टी की पिछलग्गू पार्टी है। अब ये तस्वीर दिखा रहा है और बीजेपी वाले इस तस्वीर को घुमा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव नहीं है गाड़ी पर तो देख लीजिए कितनी भीड़ चल रही है साथ में। मतलब तेजस्वी है असली क्राउड पुलर बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। अदरवाइज अगर यात्रा में तेजस्वी ना हो तो गिनती के लोग नजर आते हैं, ये दावा किया जा रहा है। समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की। भले ठीक है, अभी उनके कुछ विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विधायक दल के रूप में वहाँ पे पार्टी है, लेकिन लोकप्रिय तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी बिहार में कितना गए, जो प्रशांत किशोर ने बार बार इसका जिक्र किया था कि भाई अपने पूरे जीवन में राहुल गांधी एक भी दिन बिहार में रात को रुके नहीं, अब इस यात्रा के समय रुक रहे हैं। तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति को ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है। 95 से लेके आज तक कांग्रेस वहां पर चुनाव में क्या प्रदर्शन कर रही है, क्या स्थिति है। आपके पास 19 सीटें हैं और ले दे के 9 से 10% का वोट बैंक है। तो इसी स्थिति में राहुल गांधी अगर ये मान के चल रहे हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा आप घोषित नहीं करेंगे पूछने के बाद भी, और मैं वहां पर रैली करूंगा, प्रियंका को बुला लूंगा, मैं स्टालिन को बुला लूंगा, रेवंत रेड्डी आ जाएंगे, बाद में फिर ममता बनर्जी आ जाएंगी, उद्धव ठाकरे को आप बुलाने की कोशिश कर लेंगे, सब इंडिया गठबंधन के नेताओं के ले आओगे, तो क्या कांग्रेस का जमीनी वोट वहां बढ़ेगा? कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है, वहां पर तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस को जो सीटें मिल जाए बस वही है कि मिल जाए और चुनाव लड़ ले, और किसी भी तरीके से 10-15 सीटें कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है बिहार में। मैं दूसरे खेमे की भी खबर बता दूं, विनोद जी आता हूं आपके पास। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो रोज कोई ना कोई ऐलान करता है, और इसमें कोई हैरानी नहीं, चुनाव से पहले हर चीफ मिनिस्टर यही करता है। लेकिन आज की खबर यह है कि वो दिल्ली आए हुए हैं, उनके साथ उनकी पार्टी के नेता और पार्लियामेंट में सांसद लल्लन सिंह हैं, संजय झा हैं, दिल्ली वो पहुंचे हैं। उनकी बीजेपी की लीडरशिप के साथ आज मुलाकात की अटकलें खूब चल रही हैं, और यह माना जा रहा है कि शायद अब सीट शेयरिंग को लेकर बात करने का वक्त आ चुका है, और इसको लेकर के प्रारंभिक मुलाकातें जो हैं वो उसी सिलसिले में उनका दिल्ली आना हुआ है। और इस बीच एक खबर जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो चिराग पासवान को लेकर के कि वो 40 सीटें चाहते हैं इस बार गठबंधन से, लेकिन 40 सीटें शायद मतलब एनडीए जो है उनको देने की स्थिति में है नहीं। तो एक उनकी भूमिका पर भी सवाल है। भाई कुल 240 सीटें हैं जी, 242। अब 40 अगर चिराग जी को दे देंगे, 5
5-7 मांझी जी भी मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, तो 10 सीटें ये निकाल लीजिए, तो सीटें बचती हैं कि कितनी, 190 के आसपास। और 100 तो ये खुद ही लड़ेंगे। 100 ये खुद लड़ना चाहते हैं, मतलब बीजेपी और जनता दल यू। तो 40 सीटें तो मिलना संभव नहीं है चिराग जी को। अब ये चिराग जी, मुझे लगता है चिराग जी दबाव बना रहे हैं कि 40 की बात करो। वो पुरानी कहावत है ना, तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का तो मिल ही जाएगा। तो वो ये किस्सा है सच्चा। अच्छा, हाँ, चौधरी साहब जब होम मिनिस्टर थे चरण सिंह जी, तो कोई मेरठ साइड जिले के कोई चौधरी आए और उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें तोप का लाइसेंस लिखा हुआ था। तो चौधरी साहब ने कहा बावले हो रहे हो क्या, ये तोप का क्या लाइसेंस मिला करे। बोले चौधरी साहब वो आप तोप का ऐसे लिखा कि नीचे तक जाते हैं तो बंदूक का तो हो ही जाएगा। मतलब कि जैसे होता ना 100 बोरी आप सीमेंट का लाइसेंस मांगो पट्टा, तो नीचे वो, तो वो मतलब वही टैक्टिक अपना रहे हैं चिराग वो पासवान। बेसिकली बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि 40 सीटों की बात करो तो 20-25 पे कहीं जाके बात बन जाएगी, और 25 सीटें अगर मिल जाएंगी तो चिराग पासवान के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी एक भी सीट नहीं थी। तो इसलिए, और लेकिन चिराग पासवान को छोड़ना भी एनडीए के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है। उनका एक वोट है, साइजेबल वोट है, और वो एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर सर और अभी चल रही है बिहार की, ये नीतीश को खबर में। परेशानी क्या है? खबर ये है कि नीतीश को परेशानी इस बात की है कि चिराग ने कहा है कि ठीक है मैं 40 सीटों पर नहीं लड़ूंगा, मैं 28 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन जो 28 सीटें उन्होंने कही वो सारी नीतीश कुमार की है, जो वो जीते हुए हैं। हाँ, वो नीतीश कुमार की सीटों पे दावा कर रहे हैं, जेडीयू की। हाँ सॉरी, वही जेडीयू की नीतीश कुमार की सीटों पे दावा कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार परेशान है कि 28 सीटें मेरी पूरी चली गई तो मैं अपने विधायकों को कहाँ एडजस्ट करूंगा। वो बीजेपी की सीटों पे दावा ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरे नीतीश कुमार की सीटें मांग रहे हैं 28। अब ये जो बात चलती है एंटी इनकम्बेंसी, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो आपने शायद कहा था ना कि अब प्रो इनकम्बेंसी का दौर आ गया है, लेकिन एक विधायक जी के ऊपर ये बात फिट नहीं हो रही है। नालंदा के मंत्री हैं ये, और ये इनके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। खबर देखिए, भीड़ ने मंत्री जी और एक और विधायक उनके ऊपर हमला कर दिया। दरअसल सड़क हादसे में यहाँ इलाके में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये दोनों व्यक्ति पहुंचे थे हिलसा थाना क्षेत्र के अंदर, सांत्वना देने गए होंगे, लोगों से मिलने के लिए गए होंगे, और लोग भड़क गए। लोगों ने कहा कि हादसे के इतने दिनों के बाद मंत्री जी को याद आ रही है कि यहाँ लोग मारे गए थे, और इस हमले में मंत्री जी के एस्कॉर्ट का एक सिपाही भी घायल हुआ है, जो आज ये वारदात हुई है। फिर इसके बाद वहाँ पूरा पुलिस बल जो है, पुलिस अमला, वो वहाँ पहुँच गया। जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, फिर गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी से मंत्री जी को वहां से भागना पड़ा। तो आप 5 साल आप तड़ी दीजिए, चुनाव में जनता भी मंत्री को संतरी बना देती। क्यों सर? ठीक बात है, इसलिए मैं ना समझता हूँ कि चुनाव जितने होते रहे अच्छा ही है। कम से कम जनता के और मंत्रियों का जो हिसाब किताब है वो होता एक है। देश एक हाँ, चुनाव 1 का नेशन समय 1 इलेक्शन के पक्षधर नहीं है मतलब आप? मैं तो नहीं हूँ, नहीं है। हाँ, क्योंकि जनता को जितनी बार आप सामना करेंगे उतनी बार स्थितियां बेहतर होती हैं। ठीक बात। और चुनाव नहीं होते तो मंत्रियों को कहाँ याद आता है कि क्या होगा क्या, और ये सबकी हालत है, इसमें कोई एक की बात सर, असम की खबर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान, उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। दरअसल दुर्गा पूजा आ रही है और मुख्यमंत्री ने यह ऐलानिया तौर पर कहा कि मैं धुबरी इलाके के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथियों के खतरे से बचाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, और यह आदेश जो है ये सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चूंकि दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं इस आदेश को दुर्गा पूजा तक के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं, और किसी ने भी अगर कोई हिंसा फैलाने की करने की कोशिश की तो वो जानता है उसका अंजाम क्या होगा, उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব, আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে। अरे असम वैसे भी चर्चा में चल रहा है। आपको मालूम होगा कि वहां जो जंगल की जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। जो लोग वहां पर जो लोग रहने लग गए थे वो ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको वहां से एविक्ट किया गया है। उसी को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम यहां से दिल्ली से सिविल सोसाइटी की एक वहां पर गई हुई थी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी की टीम गई हुई थी, जिसमें वो थी महिला जिनका हमने कल बात की थी, हामिद जी, सईदा हामिद जी जो है प्लानिंग कमीशन की पूर्व मेंबर,
जिन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है और बांग्लादेशी अगर रह भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब आज असम जो है, उनके शब्द हैं, असम नफरत का राज्य बन गया है। असम फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, दानव जैसा बर्ताव कर रहा है। और ये बातें उन्होंने असम सरकार या असम का मुख्यमंत्री ये कह के नहीं कही, असम ही कह करके कही है। और वो इसी बात का वो उदाहरण दे रही थी कि मुसलमानों के लिए खास तौर पर असम अब रहने लायक जगह जैसी नहीं रह गई है, उनके ऊपर चुनकर प्रताड़ना की जा रही है। बोलिए त्रिपाठी जी। और उसमें यह बयान आता है मुख्यमंत्री का शूट एट साइट ऑर्डर। एक तो ये कि मुझे इस पर ऐतराज है कि आपने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग मैंने इसे सो कॉल्ड कह दिया। ये अच्छा सो कॉल्ड कहा था, तो ये सिविल सोसाइटी के नहीं हैं, ये फर्जी लोग हैं। एक समय तक सत्ता के, जो जिसको कहते हैं ना कि हर तरह की सत्ता पोषित व्यवस्था में ये लोग बहुत मजे में थे, खूब आनंद लिया है इन्होंने। आज इनको लगता है कि ये सरकार ठीक नहीं। अगर सचमुच कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति होता तो बिल्कुल उसको मैं स्वीकार करता, लेकिन वो सारे लोग हैं, आप वो जितने नाम हैं उन सबको देखिए तो वैसे ही है। अब सवाल ये है कि इनको हम फिर कहें क्या, तो मैं नाम बताता हूं। ये घुसपैठियों के समर्थक, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ऐसे लोगों का एक समूह है। तो पहली बात तो ये। अब अगर ऐसे लोग वहां जाकर असम की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं तो ये सचमुच चिंता की बात है। असम में हो क्या रहा है ये बताएं ना। मतलब अब उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मियां शब्द जो है, मियां कहना, उन्होंने कहा आज तो ये गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी मियां कई बार कहते हैं। बोले मियां पहले भी लोग कहते थे, लेकिन इनका मुसलमान को कहते थे, नहीं आज तो वो गाली बन गई। बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो मुसलमान को मियां नहीं कहते हैं, पहले तो ये जान लेना चाहिए। और इसको हेमंत बिश्व शर्मा स्वयं कई बार कह चुके हैं, वो मियां असमिया कहते हैं। असम का जो मुसलमान है उसको मियां उस तरह से नहीं कहते हैं, और जो मियां है उसको मियां कहेंगे। कौन है? बांग्लादेशी है वो, वहां के संदर्भ में बांग्लादेशी, लेकिन वैसे भी लोग मुसलमान को मियां कहते हैं, तो उसमें कौन सी बात है भाई? वो लोग अपनी पहचान खुद वही रखते हैं। जब डेरोगेटरी की बात होती है, जब आप मंदिर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उनमें सब के सब लोग कौन पकड़े जाते हैं? जब आप किसी खास इलाके में इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा अतिरेकी बयान मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आना चाहिए, लेकिन असम के जो हालात हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, वरना इंदिरा जी से आज तक अभी नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात हो रही थी कि राहुल जी नेक्स्ट लेवल ले गए अपने आर्गुमेंट को। हेमंता जी भी क्या हिंदुत्व की को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं? दरअसल हेमंता जी, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ, तीन के बीच में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी जी तो इस प्रतिस्पर्धा इसलिए बाहर है, वो स्वयं साक्षात हिंदुत्व हैं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। पुष्कर सिंह धामी चूंकि बीजेपी की रैंक एंड फाइल से आए हैं, तो उन पर भी उनको भी बहुत ज़्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। हेमंता जी कांग्रेस में रहे हैं और लंबे समय तक, और हेमंता जी जब कांग्रेस में थे तरुण गोगोई की सरकार में, तब उन पर यह आरोप लगता था कि जितने वो बड़े मुस्लिम परस्त माने जाते थे उस समय, उनका यही हेमंता जी। अच्छा। अगर आप आसाम गए हो उस समय तरुण गोगोई के समय, तो आप देखिए जो दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, कहाँ कोकराझार में कहाँ हुए थे, और उसमें जो बोडोलैंड वालों ने, उस बोडोलैंड से जब तरुण गोगोई ने गठबंधन किया था तो हेमंता जी ने विरोध किया था उसका। ठीक है। और हेमंता जी को माना जाता था कि इनकी मुस्लिम से बहुत पॉपुलैरिटी है। अब हेमंता जी अपनी उस छवि के उलट बिल्कुल जो है एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि के लिए वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर, पटना से खबर आ रही है इस वक्त ये, जहां खूब हंगामा हुआ है। हंगामा इतना हो गया कि नाराज लोगों ने पुलिस वाले को पीट दिया। दरअसल ये पटना की बात है, एक स्कूल में बाथरूम में एक छात्रा की, नाबालिग छात्रा की जली हुई लाश मिली। सोचे, स्कूल के अंदर जली हुई लाश मिली, और इसके बाद स्थानीय लोगों ने और स्टूडेंट्स ने खूब हंगामा किया। फिर मौके पर पुलिस पहुंची है। तो बहुत गंभीर वारदात है ये, स्कूल के अंदर एक लड़की की जली हुई लाश मिलना, और वो स्टूडेंट है इस स्कूल की, बताया जा रहा है। और इसके बाद फिर आप ये जो हंगामा हुआ, ये आप जो है अभी आप देख ही सकते हैं। और देखिए, ये पुलिस वाला जब वहां पहुंचा तो लोगों ने इस पुलिस वाले की पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। अब जब वो पुलिस वाले को ही नहीं कुछ समझ रहे, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्कूल का तो क्या हाल हुआ होगा। और है भी ऐसी जघन्य वारदात, लड़की की लाश मिलना, जली हुई अवस्था में मिलना, लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। और उसके बाद ये हुआ जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। इसमें पटना पिछले कुछ वक्त में अभी तो कुछ थोड़ी शांति रही, वरना तो क्राइम की कितनी वारदातों में समीर जी दहला है। ये नई घटना हुई, बड़ी लोमहर्षक घटना। एक बार जरा नीतीश चंद्रा हमारे रिपोर्टर है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है वहां से।
थे उन्होंने तोड़फोड़ की है। कुछ भी यहाँ सही सलामत नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल थी, तमाम कागजात थे, जो फर्नीचर है, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँची मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि 5वीं क्लास की एक छात्रा के शरीर में आग लग गई थी, बाथरूम में उसने आग लगाई और इसी बात से जो लोग यहाँ थे वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे। इसी बीच जब पुलिस आई मौके की पर तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनकी पिटाई भी की गई, उन पर थप्पड़ चलाया गया। और यहाँ पर आप देखिए, कुर्सी हो या टेबल हो, तमाम जो फाइलें थी, कागजात थे, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे किसी तरह यहाँ से निकल सके। जो वीडियो में दिख रहा है कि आप पर लोग हाथ उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसी क्या हुई? हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, कोई वजह नहीं, हम लोग तो बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। हम लोग मामले की जांच करने अब वही लोग बता सकते हैं। आप क्लासरूम में थे, इसी क्लास? हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग यहीं पर हैं। तो आप लोगों पर हमला कर दिया लोगों ने ना? हम लोग यहीं पर हैं, तहकीकात कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि मिलने नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे। तो ये तमाम पुलिसकर्मी जो इस समय आए थे मामले की जांच करने, और प्रिंसिपल के कमरे में जब बातचीत चल रही थी उसी दौरान लोगों ने हमला कर दिया और जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नितेश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नीतीश ने बताया, देखिए कितनी वारदात जो है ये कितनी दिल दहला देने वाली है। 5वीं क्लास की बच्ची, 10-11 साल उम्र रही होगी, जली हुई अवस्था में उसकी लाश मिली है स्कूल के अंदर। अब कौन इसका जिम्मेदार था? बच्ची ने खुद ऐसा किया तो क्यों किया होगा? किसी और ने किया तो स्कूल के अंदर ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है एक बच्चे का? ये सब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन पुलिस के ऊपर ही लोगों का गुस्सा निकल गया। हम लोग बात कर रहे थे और तमाम खबरों की आज समय इतना ही। सर बहुत धन्यवाद।